हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहले लेंगे हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम जानेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, उसके बाद हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इन तीनों के ग्राफ और उनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे होता है उसके बारे में भी जानेंगे। इसमें हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको हम ग्राफिकली भी डिराइव करेंगे और कैलकुलस मेथड से भी डिराइव करेंगे, और सबसे लास्ट में देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और उसके बाद रिलेटिव मोशन। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक कार है, x1 पॉइंट पर खड़ी हुई है, तो इस कार को हम चलाते हैं, x1 से ये x2 पर आ चुकी है, t0 से ये स्टार्ट हुई थी और t1 में ये x2 पर पहुंच चुकी है। तो व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। t0 से t1 तक जो ये x1 से x2 पर पहुंच गई है कार, इस पोजीशन के चेंज को ही हम मोशन कहते हैं। अब जानते हैं काइनेमेटिक्स क्या होती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉजेज। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन को बिना इसके कारण जाने ही डिस्क्राइब करती है, उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी कि इस कार को x1 से x2 तक जाने में कितने फोर्स लगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, उसके बिना ही बताएंगे कि ये मोशन कैसे और क्यों होती है। चलिए जानते हैं अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। A point assumed to be at rest and used to define the position of the object। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना हो तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है, अब ये इससे 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो हम अपने घर से इसकी डिस्टेंस बता रहे हैं 5 किलोमीटर है, तो होम हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरह बस स्टॉप हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो होम ही हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। A frame of reference is a set of coordinates that can be used to determine position and velocities of objects in that frame। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और पोजीशन को डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, यानी कि हम किस फ्रेम में उसको ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर एक आदमी खड़ा हुआ चलती हुई ट्रेन को देख रहा है, ग्राउंड पर एक आदमी खड़ा है वो भी रुका हुआ है, लेकिन ट्रेन मूविंग है, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसलिए दोनों रेफरेंस अलग अलग हैं। ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग ट्रेन की स्पीड के साथ ही मूव कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे खड़ा हुआ इंसान ग्राउंड के साथ रेस्ट पर है। चलिए अब जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है। मान लीजिए एक कार है, वो 10 मीटर चलती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर हो जाएगी 10 मीटर। उसके बाद मुड़कर वो नीचे की तरफ 5 मीटर चलती है, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 10 + 5। मान लीजिए दोबारा मुड़कर वो अगेन वेस्ट साइड में 10 मीटर चलती है, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 10 + 5 + 10, यानी कि 25 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए कार है, x1 पर है और वो चल करके x2 तक जाती है, तो हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ पाथ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है x2 - x1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और राइट साइड की जो डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक कार है, वो ए से बी पॉइंट तक जाती है, तो 10 मीटर ट्रेवल करती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ए से बी तक पहुँचने में उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही है। अब मान लीजिए वो मुड़ करके वापस ए की तरफ लौटती है और सी पॉइंट पर जाकर के रुक जाती है, तो बी से सी तक 4 मीटर उसकी डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ए से बी से सी की तरफ, वो होगी 10 + 4 14 मीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 - 4 हो जाएगा क्योंकि ये वापस लौट रही है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसमें प्लेयर दौड़ लगा रहा है और हाफ पेरीमीटर चलने के बाद हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है। डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर 50 मीटर के लिए, यहाँ पर 50 मीटर डायमीटर का एक सर्किल है, ए से स्टार्ट करता है और हाफ पेरीमीटर तक वो बी पॉइंट तक जाता है। तो क्लियरली यहाँ विजिबल है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर 50 मीटर ही है और यहाँ पर हमें पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाफ पेरीमीटर चला है, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr यानी कि πd, तो उसका हाफ होगा πd/2, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्मूले में हम रख देंगे वैल्यू डी की रख देंगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 25π मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ए से बी की डिस्टेंस डी के इक्वल है, यानी कि 50 मीटर ही है। चलिए जानते हैं अब स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v = डिस्टेंस बाई टाइम, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0l1t-1। अब जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम,
यानी डी एक्स बाई डी टी में अगर डी टी 1 है तो पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी हुई होती है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है और इसकी भी डायमेंशन फॉर्मूला m0l1t-1 ही होता है। चलिए जानते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी अलग अलग डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है उनका हम सम कर देंगे और उसमें जो अलग अलग टाइम उसका लगा है उस टाइम को भी हम सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। x1 से x2 पॉइंट पहुंचने में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होगा x2 माइनस x1, और कितना टाइम लगा है t1 से t2 पहुंचने में तो होगा t2 माइनस t1। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ए से कार चल रही है और वो बी तक पहुँची है। ए से बी पॉइंट 10 मीटर दूर है और टाइम इसको 4 सेकंड लगा है, तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होगी और डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि 10/4 इक्वल टू प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है इसलिए प्लस लिखना भी ज़रूरी है। राइट साइड में जितनी वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और एवरेज स्पीड यहाँ पर 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी दोनों सेम है अभी तो। चलिए जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। मान लीजिए एक बाइकर रोड पर बाइक चला रहा है तो उसके हर सेकंड जितनी भी वेलोसिटी होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और उस पर्टिकुलर सेकंड पर जितनी उसकी स्पीड होगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो इसका हम फॉर्मूला देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, डी एक्स बाई डी टी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये एक वेलोसिटी का स्मॉल पार्ट होता है इसलिए डी एक्स बाई डी टी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम देख सकते हैं डी एस बाई डी टी है, यहाँ पर ये भी स्पीड का एक स्मॉल पार्ट है इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक स्ट्रेट रोड पर एक इंसान जा रहा है, मार्केट 2.5 किलोमीटर है और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है। मार्केट को वो बंद पाता है तो वापस घर लौटता है, तो वापस घर आने पर भी उसको 2.5 किलोमीटर ही चलना होगा, लेकिन अब की बार स्पीड उसकी बढ़ गई है, 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड 0 से 30 मिनट में क्या थी, 0 से 50 मिनट में क्या थी और 0 से 40 मिनट में क्या थी। तो चलिए जानते हैं हम कि वो घर से जब मार्केट जाता है तब उसको कितना टाइम लगता है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम के हिसाब से हम टाइम निकाल लेंगे। 2.5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0.5 आवर यानी कि 30 मिनट उसको लगते हैं। अब वापस लौटने में उसको टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस तो सेम है 2.5 ही है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई है 7.5। इस तरीके से 1/3 आवर टाइम आ जाएगा यानी कि 20 मिनट्स। तो हम देख सकते हैं टोटल इसको 50 मिनट्स लगे हैं घर से मार्केट जाने में और मार्केट से घर आने में। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 30 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो हम देख सकते हैं घर से मार्केट 30 मिनट उसको लगे थे और उसकी स्पीड दी हुई है, तो वही उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ये कह रहा है 0 से 50 मिनट यानी कि घर से मार्केट और मार्केट से वापस घर लौटने में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो यहाँ पर हम जो भी डिस्टेंस है टोटल 2.5 प्लस 2.5 उसको ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल जो उसका टाइम लगा था यानी 50 मिनट। 50 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे और उसको नीचे रख देंगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 0 से 40 मिनट। जैसा कि हम जानते हैं घर से मार्केट जाने में उसको 30 मिनट लगे थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 से 40 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो 30 मिनट में तो हमें पता है 2.5 किलोमीटर की है और नेक्स्ट 10 मिनट में उसने कितने की है वो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 7.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिनट से यानी कि 10/60 से। इस तरीके से उसको 2.5 प्लस 1.25 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसकी स्पीड क्या थी। तो हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 40 मिनट लगे थे, तो हम डिवाइड कर देंगे 40/60 से। इस तरीके से इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। चलिए जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम दोनों को एक साथ लेंगे। प्रोसेस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंशिएशन, यानी कि मान लीजिए टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है उसको पता करना हो ताकि हमें वेलोसिटी मिल सके, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। और ये फंक्शन का स्लोप पता करने के भी काम में आता है। जो डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो एक स्लोप ही होता है, उसको हम डिफरेंशिएशन से पता करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस टू फाइंड एरिया ऑफ अ फंक्शन अंडर कर्व, यानी मान लीजिए स्मॉल एरिया दिया हुआ हो तो हमें टोटल एरिया निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करना होता है।
अब डिफरेंशिएशन जो होता है वो फंक्शन का ब्रेक डाउन कर देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जबकि जो इंटीग्रेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज को सम करता है, यानी कि मान लीजिए एक क्यूब दिया हुआ है और हमें इसकी एक छोटे से पीस का एरिया दिया हुआ है, तो उस एरिया को हम 27 से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं। यानी सारी क्यूब पीसेस को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो एक क्यूब बन जाता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब रेट्स को सम करना ही होता है। अब डिफरेंशिएशन जो होता है वो फिजिक्स में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने के काम में आता है। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने के काम में आता है फिजिक्स में। जबकि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एरिया निकालने के काम में आता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम एक्स लोकेशन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन प्राप्त होगा, और एक्सीलरेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होगी, और वेलोसिटी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डिस्टेंस प्राप्त होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अलग अलग होते हैं। अगर x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है nx(n-1), और अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ हम देख सकते हैं x का इंटीग्रेशन 1 होता है, जबकि x का इंटीग्रेशन यहाँ पर x² 2 होगा, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1+1 ऊपर लग जाएगा पावर में और 1+1 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x² 2 मिल जाएगा। कोई भी कांस्टेंट या नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जबकि यहाँ पर कोई भी नंबर हो उसका इंटीग्रेशन nx होता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 4t² - 3t + 5 का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। t² का हो जाएगा 2t, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 8t, और 3t का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम 4t² - 3t + 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 4 का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। t² का हो जाएगा t3/3, जैसा कि हम पहले फॉर्मूले में देख सकते हैं। इसी तरह 3t का हो जाएगा 3t² 2, और 5 का हो जाएगा 5t। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेंज के साथ करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए x² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि 2x होता है। अब ये 2 से 3 की रेंज में घूम रहा है, तो पहले हम 3 रखेंगे इसमें, फिर 2 रख करके माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 6 - 4 = 2 हमें मिल जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेशन भी होता है। मान लीजिए x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आएगा x² 2। अब मान लीजिए रेंज 2 से 3 में मूव करता है, तो पहले हम 3 रखेंगे फिर माइनस करके 2 रखेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/2। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है, पोजीशन दी हुई है, x = a + bt²। ए और b की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमें बतानी है t = 2 पर वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 2 एंड t = 4 सेकेंड। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है और वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता होता है dx/dt। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। a + bt² का डिफरेंशिएशन करने पर हमें 2bt मिल जाएगा, क्योंकि a तो 0 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू रख देंगे तो हमें t की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर t तो 2 सेकंड दिया हुआ है, तो इस तरीके से b की वैल्यू 4 भी आ जाएगी। वो b की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5, तो इस तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं x2 - x1/t2 - t1 से हम निकाल सकते हैं। तो x2 यहाँ पर जो होगा 4 सेकंड पर होगा और x1 2 सेकंड पर होगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि dv/dt को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। ये एक वेक्टर यूनिट होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला m0L1t-2 होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, और जो ग्रेविटी होता है वो भी एक एक्सीलरेशन होता है अर्थ की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही वैल्यू वेलोसिटी के कांस्टेंट होने पर 0 होती है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें टाइम निकालना है।
जैसा कि हम फॉर्मूले में रख सकते हैं, u यहाँ पर 0 है, कार रेस से स्टार्ट हुई है तो u यहाँ पर 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड दी हुई है। एक्सीलरेशन यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से t की वैल्यू 5 सेकेंड आएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। हमें 4 सेकेंड पर एक्सीलरेशन निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा 6t प्लस 8। तो इस तरीके से हम t की वैल्यू रख देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 4 सेकेंड पर, जो कि होगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जानते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं और उसको कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं हम पोजीशन को। तो यहाँ हम देख सकते हैं ओरिजिन जो है वहाँ पर टाइम 0 है और पोजीशन भी उसकी 0 है। अब मान लीजिए t1 टाइम तक वो रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट करने पर उसकी जो कोई मूवमेंट नहीं होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी 0 होगी, एक्सीलरेशन भी उसका 0 होगा। अब मान लीजिए t1 टाइम से वो चलना स्टार्ट करता है और वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, तो उसको हम फॉरवर्ड मूवमेंट कहेंगे। और कांस्टेंट स्पीड में चलने पर हमें जो प्राप्त होगा वो स्लोप प्राप्त होगा। स्लोप होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम से dx बाई dt से हमें वेलोसिटी निकल जाएगी। अब स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक्सीलरेशन भी 0 है। अब मान लीजिए यहाँ से वो तेज़ दौड़ना स्टार्ट करता है, x2 तक वो दौड़ता हुआ पहुँच जाता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो दौड़ेगा, जिसको हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए यहाँ से वो लौटना शुरू करता है, तो इसको हम बैकवर्ड मूवमेंट कहेंगे। वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी और एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से लौटना शुरू कर रहा है। अगर स्पीड में कोई चेंज ना हो तो एक्सीलरेशन 0 माना जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से वो दौड़ करके x0 पॉइंट तक पहुँचना चाहता है, तो इसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे, यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। चलिए अब जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं और इसको कैसे समझते हैं। तो अगेन हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी को। ओरिजिन पर टाइम 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। मान लीजिए यहाँ से वो तेज चलना स्टार्ट होता है, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गाड़ी को स्टार्ट करता है और t1 पॉइंट पर वो v1 वेलोसिटी से पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और जो स्लोप होगा dv बाई dt वही एक्सीलरेशन होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं स्लोप से हमें यहाँ एक्सीलरेशन प्राप्त होगा। अब मान लीजिए वो t1 से t2 तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सीलरेशन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो एक्सीलरेशन 0 होगा। यानी कि हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी मूवमेंट है पॉजिटिव वेलोसिटी कहलाएगी और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। चलिए अब यहाँ से वो स्टार्ट करके तेज़ी से चलना चालू करता है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से पीछे आता है, जिसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी सारी पॉजिटिव ही मानी जाएगी, चाहे से ऊपर वो बढ़े या घटे, तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव ही है। अब जैसा हम देख सकते हैं जितना एक्स एक्सिस से दूर जाएगा उसको हम फास्ट वेलोसिटी कहेंगे, जितना एक्स एक्सिस के करीब आएगा उसको हम स्लो वेलोसिटी मानेंगे। एक्सीलरेशन के कर्व के नीचे का जो एरिया होगा उससे हमें डिस्टेंस प्राप्त होगी, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप से तो एक्सीलरेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन एरिया से डिस्टेंस ट्रेवल प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए यार नेगेटिव साइड में हम देखते हैं वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस से नीचे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी यहाँ पर वेलोसिटी तो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर उसी टाइम को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम एक्सीलरेशन को ले लेते हैं। ओरिजिन पर हम देख सकते हैं टाइम 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है। अब मान लीजिए t1 तक उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहता है, यानी कि a1। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। अब देखते हैं t1 से t2 तक अगर उसका 0 एक्सीलरेशन रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस पर। अब मान लीजिए एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है, इस केस में t2 से t3 तक नेगेटिव साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, यानी एक्सीलरेशन की यहाँ तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनती है।
कोई भी कर्व नहीं बनता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया है और इसका एरिया जो हम निकालते हैं उससे हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है। चलिए अब तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला जो ग्राफ है वो एक्स टी ग्राफ है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो मानी जाएगी। अगर मान लीजिए मूवमेंट होने लग जाए तो ये वेलोसिटी वी मानी जाएगी, और मान लीजिए तेज़ मूवमेंट होने लग जाए तो वो एक्सीलरेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमें स्लोप प्राप्त होगा उससे हमें वेलोसिटी प्राप्त होगी, यानी कि डी एक्स बाई डी टी को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। और जो कर्व प्राप्त होगा उससे हमें एक्सीलरेशन प्राप्त हो सकता है, यानी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन भी प्राप्त हो सकता है। और दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं वी टी ग्राफ। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर वेलोसिटी में कोई मूवमेंट नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड मानी जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो माना जाएगा। अब यहाँ पर जो एक स्लोप आएगा वो एक्सीलरेशन का स्लोप होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है उससे हमें एक्सीलरेशन प्राप्त होता है, यानी कि डीवी बाई डी टी, और जो एरिया होता है उससे हमें डिस्टेंस प्राप्त होती है। अब हम तीसरा ग्राफ बनाते हैं एक्सीलरेशन और टाइम का। तो यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो होगा, और यहाँ पर जो एरिया प्राप्त होगा उससे हमें इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस के डिफरेंशिएशन से हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है, और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से हमें एक्सीलरेशन प्राप्त होता है। एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से हमें पोजीशन या डिस्टेंस प्राप्त होती है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कोई शराबी व्यक्ति है, 4 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, 1 स्टेप बैकवर्ड चलता है, इस तरीके से चलता है। तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा, चल रहा है, एक पीछे लौट रहा है, फिर 4 चल रहा है, फिर एक पीछे लौट रहा है। और इसका जो डिस्टेंस ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी आगे पीछे जो भी चले डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ही रहा है, तो इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा। अब अगेन यहाँ पर उसी शराबी व्यक्ति का जो 4 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा है उसका स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी, और जो डिस्टेंस होगी वो 10 × 1 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी, 10 मीटर। अब यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और एक बार नेगेटिव चलने पर -1 होगी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर ही होगा। चलिए देखते हैं एक्स टी ग्राफ को हम वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स टी ग्राफ। एक्स एक्सिस पर हमने टी को लिया है यहाँ पर तीनों केस में, और वाई एक्सिस में एक बार हमने एक्स को लिया है यानी डिस्टेंस पोजीशन को लिया है, एक बार वेलोसिटी को लिया है, और एक बार एक्सीलरेशन को लिया है। तो हमें मान लीजिए एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, कांस्टेंट स्पीड से वो कोई आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम वी ग्राफ पर अगर ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, यानी जो स्लोप है डिस्टेंस का वो वी टी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, और ए ग्राफ में वो हम देखना चाहें एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 है, इसलिए एक्स एक्सिस पर ये स्ट्रेट लाइन से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से आ जाएगा। अब मान लीजिए एक्स टी ग्राफ में वो रेस्ट पर आ जाता है, रेस्ट पर आने पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी टी ग्राफ में हम इसको टी वाले एक्सिस पर बना लेंगे, टी इक्वल टू 0 पर हम बना देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शो कर देंगे। एक्सीलरेशन भी इसका 0 ही होगा, तो ये भी एक्स एक्सिस पर ही होगा, यानी टी के ग्राफ पर होगा। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति लौटना शुरू करता है एक्स टी ग्राफ में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से लौटना शुरू करता है, उसका वी टी ग्राफ में नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको हम वी टी ग्राफ में एक्स एक्सिस के नीचे यानी कि टी के एक्सिस के नीचे शो कर सकते हैं। एक्सीलरेशन उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन से एक्स एक्सिस के नीचे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एक्स टी ग्राफ को हम वी टी और ए टी ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर हमें वी टी ग्राफ को ए टी ग्राफ में चेंज करना है। मान लीजिए वी टी ग्राफ दिया हुआ है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से ये चलता है, और फिर डिसेलरेशन होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ हम देख सकते हैं 0 से 2 सेकंड चलने पर इसका जो एक्सीलरेशन है 8 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0 से हम निकाल सकते हैं, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह एक्सीलरेशन 2 से 7 सेकंड तक हम निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह 7 सेकंड से 10 सेकंड तक जो एक्सीलरेशन है वो हम निकालने पर पता चलता है कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो अब +4 0 और -4 को हमें ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन्स हमें बनानी है। एक +4 पे बनेगी 0 से 2 सेकंड के बीच में, और एक 2 से 7 सेकंड तक 0 एक्सीलरेशन के लिए बनेगी एक्सिस पर, और एक -4 पर बनेगी 7 से 10 सेकंड के बीच में। चलिए अब जानते हैं ए टी ग्राफ को वी टी ग्राफ में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए ए टी ग्राफ दिया हुआ है, पहले नेगेटिव एक्सीलरेशन है,
फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सीलरेशन है और उसके बाद जीरो एक्सीलरेशन है। इन तीनों को हमें ड्रॉ करना है वीटी ग्राफ पर। तो वीटी ग्राफ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन डाउन साइड की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और जीरो एक्सीलरेशन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं हम। इसके लिए दो मेथड होते हैं, डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। दोनों हम देखेंगे वन बाय वन, और उसके बाद हम देखेंगे फ्री फॉल में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद देखेंगे रिएक्शन टाइम में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है टाइम और वेलोसिटी का, तो हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं u एक इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्पीड पकड़ता है और वो पहुंचता है फाइनल वेलोसिटी v पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा v माइनस यू, ए यहाँ पर एक्सीलरेशन माना जाएगा। तो जैसा कि हम एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले में देखते हैं, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू है और टाइम t है, तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी है। तो हम t को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी आ जाएगा, और इस तरीके से v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। चलिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम एरिया से निकाल सकते हैं, वी टी कर्व के अंडर जो एरिया है हमें उससे सम करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया हम देख सकते हैं हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी होगा, जैसा कि डायग्राम से भी हम देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि ओ ए सी डी है, इसका फॉर्मूला होगा यू टी। तो हम देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम जानते हैं एक्सीलरेशन जो होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो यहाँ से वी माइनस यू की वैल्यू हम ए टी को इक्वेशन में रख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाएगी जो कि होती है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम दूसरी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम देख चुके थे कि दोनों एरिया का जो सम है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यानी कि एक्स इक्वल टू हाफ वी माइनस यू टी प्लस यू टी है। इसको हम खोल देंगे तो यहाँ पर आ जाए एक्स इक्वल टू वी टी बाई टू माइनस यू टी बाई टू प्लस यू टी, यानी कि वी टी बाई टू प्लस यू टी बाई टू। अब टी बाई टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी प्लस यू बाई टू टी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वी प्लस यू बाई टू तो एक एवरेज वेलोसिटी होती है जो कि हम जानते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला नया आ जाएगा एक्स इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही वैलिड है। चलिए अब निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन टू से हम देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो इससे टी की वैल्यू निकालेंगे वी माइनस यू बाई ए, और टी की वैल्यू यहाँ पर हम इक्वेशन में रख देंगे। तो इस तरीके से नई इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू है, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू है एक्स। चलिए अब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन को हम कैलकुलस मेथड से निकालते हैं। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी टी को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वी इक्वल टू ए डी टी आ जाएगा। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा यू से लेकर वी तक की हम डी वी का इंटीग्रेशन कर देंगे, और जीरो से लेकर टी तक हम ए डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता है कि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होता है, उसको बाहर निकाल लेंगे। लेफ्ट साइड में हमें v माइनस यू आ जाएगा और राइट साइड में हमें a मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा आ चुका है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। इसके लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी टी को हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी डी टी। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरीके से हमारा जीरो से एक्स की तरफ लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन आ जाएगा, और जीरो से लेकर टी की तरफ हमारा राइट साइड में इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जीरो से एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें आ चुकी है, और राइट साइड में वी की वैल्यू हम यू प्लस ए टी रख देंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं राइट साइड में इंटीग्रेशन करने पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमें मिल चुकी है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हमें एक्सीलरेशन की इक्वेशन काम में लेनी होगी। जैसा कि हमें पता है ए इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होता है। अगर हम ऊपर नीचे डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। डी एक्स बाई डी टी तो वी होता है। अब हम यहाँ पर डी एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी हो जाएगा। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो लेफ्ट साइड हमें जीरो से लेकर वी तक इंटीग्रेशन करना है, राइट साइड में हमें जीरो से एक्स की तरफ इंटीग्रेशन करना है। इस तरीके से लेफ्ट साइड में हमें
वी स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा जिसकी रेंज होगी यू से वी, और राइट साइड में हमें ए एक्स मिल जाएगा जिसकी रेंज होगी 0 से एक्स। इस तरीके से वैल्यूज़ को हम रख देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद 144 किलोमीटर पर आवर इज रोड टू रेस्ट इन 200 मीटर, यानी ये कार मूव कर रही है जिसकी यू वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि इसको रोका जा रहा है, और 200 मीटर में ही इसको ब्रेक लगाना होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 200 है। यहाँ पर क्लियरली रिटार्डेशन हो रहा है और वही हमें निकालना है, और टाइम भी निकालना है इसको रोकने में कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। यू की वैल्यू 144 है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बाई सेकेंड में हमें वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमें 200 मीटर दिया हुआ है, और वी जो फाइनल वैल्यू है वेलोसिटी की वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी क्योंकि हम कार को रोक रहे हैं। इस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्स, और सबकी वैल्यू रखने पर ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे जो कि होता है टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। इस तरीके से टी की वैल्यू भी आ जाएगी 10 सेकेंड। एग्जाम्पल लेते हैं। अ रेसर स्टार्ट सर कार फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम देखते हैं। यू इक्वल टू यहाँ 0 दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 400 मीटर दिया हुआ है। इन तीनों को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे जो कि होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्स। इससे हमें वी की वैल्यू आ जाएगी जो होगी 40√5 मीटर पर सेकेंड। अब वी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे जो कि होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी वी माइनस यू बाई ए से, जो कि होगी 4√5 सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक कवर्स 40 मीटर इन 8.5 सेकेंड। जैसा कि हम यहाँ जानते हैं v इक्वल टू 2.8 दिया हुआ है, x इक्वल टू 40 मीटर दिया हुआ है, और t 8.5 सेकेंड दिया हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जो सेकंड फॉर्मूला था उसको लगाएंगे, x इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2t। यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे और u की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 6.6 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे जो कि होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि आएगी -0.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन नेगेटिव में एक्सीलरेशन को कहते हैं। चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है। यहाँ पर पिज़्ज़ा की मीनार दी हुई है, ऊपर से एक बॉल फेंकी जा रही है, तो यहाँ पर ये फ्री फॉल का केस है। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक्स यू वी और ए को हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर नीचे की तरफ फेंकेंगे तो एक्स यू वी ए को हमेशा नेगेटिव माना जाएगा। यहाँ पर बॉल का फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस जी होगा। जी की वैल्यू प्री डिफाइंड है, जी एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए थ्रो एंड फ्री फॉल का एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉल को उछाला जाता है ऊपर और वो ज़मीन पर वापस आती है। जितनी हाइट तक ये बॉल ऊपर जाएगी उसको हम एच मान लेते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें पता करना है कि बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कहाँ तक ये बॉल गई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी जब वो जमीन पर वापस लौटी, और ऊपर फेंकने से नीचे आने तक टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना लगा, तीनों पता करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बॉल फेंकी जा चुकी है और उसने मैक्सिमम हाइट h प्राप्त कर ली है। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो चुकी होगी। यहाँ हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्स। यहाँ v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 5 है, और g की वैल्यू 9.8 है। माइनस इसलिए आ गया है क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 1.28 मीटर, यानी बॉल ऊपर फेंकने पर 1.28 मीटर तक ऊपर गई है। अब हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी ज़मीन पर वापस आने पर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम देख सकते हैं ग्राउंड पर होगी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होगा क्योंकि बॉल ऊपर गई है नीचे से और वापस वहीं लौट आई है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम v की वैल्यू जो है वो पता करनी है। u की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। 2ax में यहाँ डिस्प्लेसमेंट x 0 है इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी ±√25, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन। इसको यहाँ बॉल्स को फेंकने में और ज़मीन तक वापस पहुँचने में कितना टोटल टाइम लगा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉल जब ज़मीन पर पहुँची थी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी आ चुकी है -5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी वैल्यूज़ रख देंगे, v की -5 रख देंगे, u की 5 रख देंगे और a की -9.8 रख देंगे। इस तरीके से t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.02 सेकेंड।
पिछला एग्जांपल हमने फ्री फॉल का देखा था, अब हम देखते हैं थ्रो एंड फ्री फॉल का एग्जांपल। मान लीजिए एक बॉल है जो h हाइट के ऊपर से फेंकी जाती है आसमान में, तो वो थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी, जैसा कि ये बॉल यहाँ पर जाते हुए दिख रही है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो तो हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट क्या होगी टावर की जहां से बॉल फेंकी गई थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की जमीन पर आने पर, और बॉल को फेंकने के बाद जमीन पर आने तक कितना टोटल टाइम ऑफ मोशन लगा था। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, वी यहाँ पर भी मैक्सिमम हाइट पर 0 होगा। थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, और इस तरीके से हमारी हाइट आ जाएगी 25/2g, 1.28 मीटर आ जाएगी। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए देखना होगा हमें कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़मीन पर होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो टावर के ऊपर से बॉल फेंकी गई थी जो कि नीचे तक आई, यानी कि यहाँ पर टावर की जो हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर है -10 मीटर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी v की जो कि होगी -13.07 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालते हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन, यानी बॉल को टावर से फेंकने पर ज़मीन तक आने में उसको कितना टाइम लगा। तो ज़मीन पर ही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि v इक्वल टू यहाँ पर -13.07 है जो कि अभी अभी आया है। और फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे अगेन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 1.84 सेकेंड। चलिए इसका वी टी ग्राफ देखते हैं। टावर की हाइट 10 मीटर है, टावर के टॉप से बॉल फेंकी जाती है, मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाती है और वापस ग्राउंड तक लौट आती है। अब इसमें हमने देखने वाली बात है कि वेलोसिटी जो होती है वो पहले ज़्यादा होती है और फिर धीरे धीरे जीरो होती है, टावर टॉप तक आते आते वो जीरो हो जाती है और उसके बाद वो ग्राउंड पर आकर के नेगेटिव हो जाती है। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमारी फाइनल वेलोसिटी प्राप्त हुई थी -13.07 नेगेटिव में, और टाइम जो लगा था 1.84 सेकेंड, उसको भी हम यहाँ पर मिला सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वीटी ग्राफ बनेगा। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की अगली एप्लीकेशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए किसी मूविंग कार को हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाना स्टार्ट करने से उसके रुकने तक जो भी डिस्टेंस वो चलती है कार, उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर हम मान सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कार की u है, फाइनल वेलोसिटी उसको रोकना है तो रुकने के बाद वो जीरो हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। तो इस तरीके से हमें जो स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम यहाँ देख सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। चलिए अब जानते हैं रिएक्शन टाइम क्या होता है। किसी सिचुएशन में आपको ऑब्जर्व, थिंक और एक्ट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्केल को फ्री फॉल किया जा रहा है और इसको कैच करने में जो रिएक्शन टाइम लग रहा है वही रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम को हम एक्टिविटी से निकाल भी सकते हैं। तो फ्री फॉल स्केल का किया जाएगा तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 होगा और रूलर पर जो रीडिंग आएगी उसको हम d मान लें। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके हम रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं जो कि आता है √2d अपॉन जी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब फ्री फॉल एंड थ्रो वाला एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल को टावर के टॉप से इसको फेंका जा रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वो 6 सेकंड बाद ज़मीन पर टच करती है। तो हमें बताना है टावर की हाइट क्या है। चलिए हम इसको देखते हैं। यू दिया हुआ है 19.6, ए दिया हुआ है हमारा -9.8 है क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही टावर की हाइट होगी, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो कि होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ टावर की वैल्यू आ जाएगी 58.8 मीटर। चलिए अब जानते हैं रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। मान लीजिए स्टेशन पर कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसकी वेलोसिटी 0 है, और मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड v ट्रेन है और उसके ऊपर मंकी खड़ा हुआ है, मंकी हिल नहीं रहा है। तो जो मैन के रेस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी होगी वही ट्रेन की भी वेलोसिटी होगी, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी 0 होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग रेस्पेक्ट या अलग अलग रेफरेंस में रिलेटिव मोशंस अलग अलग होती है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो वो डिफरेंस के बराबर होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एडिशन के बराबर होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ट्रेन के रेस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी 0 है। चलिए जानते हैं रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है। मान लीजिए दो कारें हैं तो खड़ी हुई उनकी पोजीशन है एक्स ए और एक्स बी। तो हम यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ बी जो होगी वो होगी एक्स ए बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, और इसी तरह पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ ए होगी एक्स बी ए यानी कि एक्स बी माइनस एक्स ए। इसी तरीके से वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, दोनों वेलोसिटी निकल गई, और इसी तरह एक्सीलरेशन भी हम निकाल सकते हैं।
जो कि डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनका डिफरेंस ही उनका वेलोसिटी पोजीशन या एक्सीलरेशन होता है। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो होगा वो एडिशन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैटमैन लेफ्ट साइड जा रहा है और सुपरमैन और आयरन मैन राइट साइड जा रहे हैं। सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर आयरन मैन के रेस्पेक्ट में अगर बैटमैन की वेलोसिटी निकालनी हो तो दोनों की जो है -50 -50 -100 हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी। और अगर आयरन मैन के रेस्पेक्ट में हमें सुपरमैन की निकालनी है तो हम देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सुपरमैन की 100 है, आयरन मैन की 50 है। 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कार है जो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक दूसरी कार है बी जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ही जा रही है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी भी बतानी है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए भी बतानी है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बी की जो वेलोसिटी होगी ए के रेस्पेक्ट में वो 20 - 15 = 5 होगी, और ए की जो वेलोसिटी होगी बी के रेस्पेक्ट में वो 15 - 20 -5 मीटर पर सेकेंड होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पुलिस वैन जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक चोरों की कार उनसे आगे सेम डायरेक्शन में जा रही है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पुलिस एक गोली चलाती है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताइए बुलेट चोरों की कार को कितनी स्पीड से टकराएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जो पुलिस की जीप है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और चोरों की जो कार है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की स्पीड यहाँ दी हुई है, और बुलेट की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है। इसको 3600 डिवाइडेड बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, यानी कि जो बुलेट की स्पीड है वो है 540 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार, यानी पुलिस मैन ने अपनी कार से उस गोली को चलाया है। तो जो पुलिस की वैन है उसकी स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल जो बुलेट की स्पीड होगी वो होगी 540 + 30 यानी 570 किलोमीटर पर आवर। और जबकि चोरों की कार 192 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो बुलेट की स्पीड आ जाएगी जिससे वो चोरों की कार से टकराएगी, वो आएगी 378 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रेन है ए और बी, दोनों की अलग अलग लंबाई दे रखी है 200 मीटर और 300 मीटर। वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी भी दे रखी है 20 मीटर 30 मीटर। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। यहाँ पर सिंपल सा है, दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर लेना है, और जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है 30 - 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में अगर हम वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे 200 + 300 बाई 30 - 20, यानी कि आंसर आ जाएगा 50 सेकेंड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन है जो ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। एक दूसरी ट्रेन है जो बी स्टेशन से ए स्टेशन की तरफ आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। क्लियरली हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ए से बी की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए गोइंग फ्रॉम ए टू बी जो है वो 60 दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है बी टू ए, वो है -30 किलोमीटर, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन जा रही है इसलिए इसको -30 लिया है। तो इस तरीके से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वो 60 में से -30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि हम जानते भी हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो सिंपली यहाँ 60 + 30 को हम ऐड कर सकते थे और आंसर आता है 90 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं डॉक्टर आर के खत्री। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए।